नमस्कार साथियों। देखिए, आपके लोको पायलट का एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है CBT 2 को। तो आपका एग्ज़ाम जब भी हो, लेकिन आपकी तैयारी प्रॉपर पूरी तरह से होनी चाहिए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो तो आप उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, उसी को देखते हुए चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को। तो आज हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, देखते हैं कुछ सवालों को। चलिए तो चालू करते हैं। इस पहले सवाल से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, चारों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को हमको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला भाग हो गया मेरा स्केलर और दूसरा भाग हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है मेरे पास डायरेक्शन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं। वहीं वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? बेसिकली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, या फिर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, या फिर साउथ ईस्ट। ठीक है। अब जो है वेलोसिटी का मतलब, अब हम देखते हैं एक एक क्वांटिटी को। तो वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मेरा कैसा हो गया? जो वेलोसिटी हुआ वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड जो होगा इस का हमारा यूनिट हो जाएगा, जो आगे चल के आपको काम आएगा। अब अगर हम इसके डायमेंशन को भी अगर चेक करें तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा मेरे पास? तो इसका डायमेंशन हो जाएगा, मीटर लेंथ है और सेकंड जो है टाइम है। तो ये कितना हो जाएगा? L1 t का पावर -1। उसी तरह एसिलरेशन को देखते हैं। एसिलरेशन क्या होता है? तो एसिलरेशन मेरा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ समय के हिसाब से, ये मेरा एसिलरेशन कहलाता है। अब अगर वेलोसिटी की यूनिट देखें तो मीटर पर सेकंड है और टाइम की भी यूनिट सेकंड है। तो ये कितना हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन देखेंगे तो मीटर लेंथ, और ये हो गया t स्क्वायर, यानी कि L1 t का पावर -2 हो गया। अब एसिलरेशन भी मेरा कैसा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डिस्प्लेसमेंट सिंपल एक लेंथ है, लेकिन ये कैसा क्वांटिटी है? मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझते हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड आपको पता होना चाहिए कि स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस भी कैसा है? तो डिस्टेंस मेरा स्केलर यूनिट है और इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। तो आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट भी हमने देखा वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर है और एसिलरेशन भी वेक्टर है। तो इस सवाल का उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि kg मीटर पर सेकंड यूनिट है किसका? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मोमेंटम है, प्रेशर है, फोर्स है और वेलोसिटी है। तो चारों के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले प्रेशर को देखते हैं। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया ही मेरा प्रेशर होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट पास्कल भी हो सकती है। अच्छा, आपको बता दें कि प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखेंगे, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से वेलोसिटी, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन वगैरह मैंने अभी तुरंत एक्सप्लेन किया है। अब जो है देखते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है मेरे पास? तो फोर्स होता है मास इनटू एसिलरेशन होता है। और मास इनटू एसिलरेशन क्या होता है? तो मास क्या होता है? kg होता है, और एसिलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है। अच्छा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। अब आते हैं मोमेंटम के बारे में। अब मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है? तो फोर्स भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं मोमेंटम पे। तो मोमेंटम मेरा मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब मास क्या होता है? kg होता है, और वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? kg मीटर
पर सेकेंड बन गई। और मोमेंटम भी मेरा कैसा क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमसे पूछा गया था इस सवाल का जवाब कि केजी मीटर पर सेकेंड की एसआई यूनिट किसकी है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो ये मोमेंटम की यूनिट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस सवाल का क्या उत्तर होगा। तो देखिए आपका ये सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, यानी इनमें से किसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब कोई भी यूनिट नहीं होगा तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस के जरिए। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर को। तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। फोर्स का न्यूटन होता है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। तो जाहिर सी बात है जब यूनिट है तो ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता। अब आते हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस सिंपल क्या है, लेंथ है, और इसकी यूनिट भी मीटर होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी क्या होता है मेरा, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास क्या होता है, केजी होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब ही मेरा क्या हो जाएगा, डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। अब उसके बाद हमसे पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी, तो यानी इसका भी यूनिट आ गया, तो ये भी नो यूनिट लेस में नहीं आएगा। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी सबस्टांस है जब उसको वाटर के साथ कंपेयर करते हैं उसके डेंसिटी को, तो ऐसे को बोलते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर तो कुछ ना कुछ होगा मेरे पास, आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए, और अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी डेंसिटी ऑफ सबस्टांस से, तो ये मेरा क्या बनता है, रिलेटिव डेंसिटी बनता है। अब अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को देखेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी में ऊपर भी डेंसिटी आ रहा है और नीचे भी डेंसिटी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों डेंसिटी जो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो केजी पर मीटर क्यूब अपॉन केजी पर मीटर क्यूब, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो यानी कि यूनिट लेस हो जाएगा। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा दिया गया चारों ऑप्शन में जिसके पास कोई यूनिट नहीं है, तो उस सवाल का उत्तर हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है। तो देखिए आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमको पता होता है कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो कितना होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और अपॉन डी, या फिर आप आर स्क्वायर बता सकते हैं। यानी कि कोई भी दो ठो बॉडी है जिसका मास, एक का मास m है और दूसरे का मास छोटा m है, यानी एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो जो उस पर फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो किसके बराबर होता है, वो जी एम एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमसे पूछा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ जो कैपिटल जी है यही मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा f और इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, मास, और इनटू ये मास हो जाएगा। तो देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, अभी बताया है, और ये होता है मीटर स्क्वायर, और दोनों मास का यूनिट कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पर केजी स्क्वायर। तो मिलाते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये सी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम देखें तो डिस्टेंस मेरे पास सिंपल लेंथ हो गया और टाइम क्या हो गया, टी हो गया, तो L का पावर 1 और T का पावर -1 हो जाएगा। और अगर साथ में देखेंगे तो मास तो कुछ है नहीं, तो m 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, m 0 L1 और T का पावर -1, यानी B इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आपसे पूछा गया है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो आपको याद रखना है कि लाइट ईयर लेंथ की यूनिट होती है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अब जो है आपसे पूछा जा रहा है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी हुज यूनिट कैन ऑल्सो बी। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि लाइट ईयर की यूनिट क्या है, तो लाइट ईयर की यूनिट भी क्या है, लेंथ
ही होती है। अब हमको पूछा गया है कि आखिर लेंथ को किसके टर्म में और मेजर कर सकते हैं, यानी लाइट ईयर को बताना है कि ऐसा कौन सा क्वांटिटी होगा। तो आपको पता होना चाहिए, सेकंड तो है नहीं, स्क्वायर मीटर भी है नहीं, क्योंकि लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई होगा, केजी हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है एंगस्ट्रम हो जाएगा। एंगस्ट्रम को इस तरह से डिनोट करते हैं, और एक एंगस्ट्रम की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज़ गिवन बाय, यानी कि आपको एक इक्वेशन दे दिया है at + bt² के फॉर्म में, और हमसे पूछा गया है कि s क्या है। s हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि, और आपसे पूछा है कि a और b यहाँ पर 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो हमको बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला b का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि LHS और RHS में दोनों साइड में जो भी डायमेंशन होगा बराबर होगा, यानी कि जो s का है वो AT और BT² दोनों के लिए वही लेंथ का ही होगा। यानी s अगर s की डायमेंशन l है, तो ये अगर हम AT लिखते हैं तो इस और s को कंपेयर करते हैं BT² से, तो भी ये क्या हो जाएगा, मेरा l ही रहेगा। तो अब अगर हम a का भी पूछा होता तो ये कितना हो जाता है, a बराबर हो जाता है l, और टाइम का कितना होता है, सेकेंड होता है, तो यानी t हो जाएगा, तो l1 और t⁻⁻1 हो जाता। अब यहाँ b की वैल्यू निकाल लेंगे तो l/t² आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, l1 और t⁻⁻2, और m तो कुछ है नहीं, तो m हो गया मेरे पास 0, तो हमारे पास दिखेगा कि m0 l1 और t⁻⁻2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए मेरा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस है। चलिए, वेलोसिटी डायमेंशन लेस है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, तो डायमेंशन लेस तो बनेगा नहीं। इसका डायमेंशन क्या बनेगा, लिख ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है और टाइम t है, तो l1 और t⁻⁻1। उसी तरह से मास तो सिंपल kg होता है। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि l का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह से एंगल, अब एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि दो लाइन के बीच में किसी आर्क को ज्वाइन करते हैं तो इसके बीच में बनने वाला क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अब अगर ये आर्क है, ये मेरा क्या है, आर्क है, और ये मेरा क्या है, रेडियस है, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखें और मान लेते हैं मेरा क्या है, लेंथ है, तो आर्क की लेंथ अगर हम l मानते हैं तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क और अपॉन क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, तो एंगल थीटा हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क अगर l है और ये भी क्या है, रेडियस r है, तो अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो मतलब ये क्या बन गया, यूनिट लेस हो गया। और जब भी किसी क्वांटिटी का यूनिट लेस होता है तो वो डायमेंशन लेस भी होता है, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन का मतलब समझना होगा। देखिए, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम इस क्यूब को ले रहे हैं और इस क्यूब को जो है, इस एक क्यूब बना लेते हैं पहले। अब अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, यानी इधर से देखते हैं, तो ये मेरे पास क्या दिख रहा है, अगर ये क्यूब है तो साइड से क्या दिखेगा, ये स्क्वायर दिखेगा। यानी कि अब अगर हम यहाँ से इस तरह से इसको काटते चले तो हमारे पास क्या आते जाएगा, हर एक सेक्शन में स्क्वायर ही आता चला जाएगा। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर एरिया पूछेगा तो अगर ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, यानी दोनों लेंथ और लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर साइड ए है तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब। अब स्ट्रेस पूछा है कि स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया। तो अब हमसे पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है क्या, नहीं, एरिया है। इम्पल्स पर यूनिट वॉल्यूम है क्या, नहीं है। ऐसा कुछ है क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया, नहीं। तो क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की यूनिट को भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए कि जो प्रेशर का यूनिट था वही यूनिट किसका है, स्ट्रेस का है। यानी कि क्या हम इसके यूनिट को भी पास्कल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि कौन सा
फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से टॉर्क भी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट भी क्या है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट मेरा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एसआई बेस यूनिट। आपसे पूछा गया है कि एसआई बेस यूनिट नहीं है। तो बेस यूनिट टोटल कितने होते हैं, टोटल जो बेस यूनिट होते हैं यानी फंडामेंटल यूनिट की बात की जा रही है, टोटल फंडामेंटल यूनिट्स। तो आप देखिए बेस यूनिट भी लिख कर आ सकता है। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं, 3 तो आपको पता ही होना चाहिए, मास, लेंथ और टाइम। अब मास, लेंथ और टाइम तो हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर होता है, ये 4 हो गए। 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका लुमिनियस इंटेंसिटी। उसके बाद क्या आता है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो देखिए आपके पास कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का आपको याद रखना है यूनिट क्या होता है, डिग्री केल्विन होती है। सॉरी टाइम का डिग्री, टाइम का क्या होता है आपका सेकंड होता है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आपका क्या होता है, मोल होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है आपका, कैंडेला होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और एक आपका छूट रहा था करंट। तो करंट आपको पता होना चाहिए कि करंट आई होता है और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये 7 तो आपको बरोबर याद ही होना चाहिए। तो आप इसमें से देख लीजिए मीटर, एम्पियर और केजी, ये तीनों के तीनों बेस यूनिट तो हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था कौन सा बेस यूनिट नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा कूलम। कूलम क्या किसकी यूनिट है, तो ये भी जान लीजिए कि कूलम चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अभी अभी बताया मैंने, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स हमेशा याद रखेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मास हो गया केजी और ये मेरा हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी के लिए हम m लिखते हैं, लेंथ मीटर के लिए l हो गया और नीचे t स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, m1 L1 t का पावर -2। देख लेते हैं कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा गया है, ये कठिन सवाल हो सकता है क्योंकि हर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपसे पूछा गया है कि फैराड पर मीटर जो है किसकी यूनिट है। फैराड पर मीटर जो है आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी कि सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। फैराड पर मीटर याद रखेंगे कि परमिटिविटी का ही ये यूनिट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो सीमेन होती है। और वाट पर स्टेरेडियन जो होता है ये आपका किसका यूनिट है, तो ये आपका हो जाएगा रेडिएंट इंटेंसिटी का। आप बरोबर याद रखेंगे, हो सकता है अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो यही सवाल आपको दे दिया जाएगा। अब जो है चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हेनरी पर मीटर अब किसका यूनिट है। अब देखिए इस सवाल को देखेंगे तो फैराड था और यहाँ पे हेनरी पर मीटर आपसे दिया हुआ है। तो हेनरी पर मीटर जो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का यूनिट होता है, परमेबिलिटी का, यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर जो होगा वो परमिएबिलिटी का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अभी मैंने बताया, वाट पर स्टेरेडियन अभी बताया, रेडिएंट इंटेंसिटी का, और परमिटिविटी में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब आपसे पूछता है कि कौन सा मीटर जो है हीट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको पता होगा, सबसे पहले एमीटर को देखते हैं। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उस इक्विपमेंट को बोलते हैं एमीटर। उसी तरह से वाट मीटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं वाट मीटर। और कैलोरी मीटर ही किसको मेजर करता है, तो हीट को मेजर करता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। कैसा लगा बताइएगा सेशन आपको। इसी तरह के सवाल को देखेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।